9। ठीक है, चलो जीओसी लेक्चर 9। ठीक है बेटा, कल जो मैंने आपको ग्रुप्स दिए थे वो ये थे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कार्बोनाइन्स की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि कार्बोनाइन टॉपिक था, कार्बोनाइन। ठीक है, कार्बोनाइन ये टॉपिक था, इसके अंदर बात कर रहे थे कि इस वाले ग्रुप की स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा होती है इस वाले ग्रुप से, ये इस वाले कार्बोनाइन से, और इसकी ज्यादा होती है, मैंने इसके बाद लास्ट में दिया था ये, यही तीन दिए थे। चेक डेट और या इन्हीं तीनों की बात कर रहा था मैं। तो देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस दिस और दिस दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे बेटा डबल सिंगल डबल। ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इसका रेजोनेंस कराने की कोशिश करोगे तो मान लीजिए आपने इस डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाया, इस डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाया, उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन दोनों बॉन्ड्स को मैं बनाऊंगा तो ऐसा, और बेटा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बेटा यहाँ पे जो है इस मोमेंट के लिए ये हो जाएगा न्यूट्रल। पहले इसके ऊपर नेगेटिव था, मैंने ये बॉन्ड इस तरफ घुमाया तो इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया, इस वाले के ऊपर पॉजिटिव आया, को पहले से यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये वाला कार्बन अभी के लिए हो गया न्यूट्रल। अब आप इसके बॉन्ड को घुमाने के लिए नेक्स्ट कार्बन पे ले जाने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का एक बॉन्ड बना दोगे इस प्लस माइनस का। तो बेटा इसका बॉन्ड आएगा यहाँ पे, इसका बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फॉर दिस मोमेंट अगर आप देखोगे कि यहाँ से आपका इस वाले बॉन्ड को और ऐसे घुमा दो तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लेना, तो इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया। अब आप जी ये वाला स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका इस वाले कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी आप बेंजीन का बनाते हो तो उसके अंदर आपके तीन बॉन्ड्स बन रहे होते, तीन बॉन्ड्स बन रहे होते, यहाँ पे आपके दो ही बॉन्ड बन रहे हैं। दिस इज नॉट रेजोनेंस। अगर आपका अच्छा रेजोनेंस अगर देखना हो कि कहीं पे है तो बेटा अगर ऐसा है जहां पे भी नेगेटिव चार्ज है उसके बाद नेक्स्ट जो आपका बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इसको मैं डी लिखता हूँ, यहाँ पे सिंगल आना चाहिए, उसके बाद डबल होना चाहिए। अगर इमीडिएट इसी वाले एटम के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया तो बेटा ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक एटम के अंदर से एक ही चीज पार्टिसिपेट कर सकती है रेजोनेंस में, या तो इसका नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा या फिर इसका डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे करके अगर कोई चीज बनी हुई है तो बेटा यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कई जगह पे ऐसा होता है, जैसे कि आपका अगर आप देखेंगे और भी कई जगह पे होता है, मैं कोई एग्जांपल बता दूंगा। अभी के लिए क्या ये समझ में आ रहा है कि इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक एटम से एक ही चीज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही होती है। कहीं पे अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 2 3 और दिस, तो इसके अंदर से बेटा इसका एक ही जो बॉन्ड है ऊपर वाला बॉन्ड ये पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, बीच वाला पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो एक एटम से एक ही चीज आपके रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस वाले केस के अंदर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, और क्योंकि रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है अच्छा यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता है क्योंकि यहीं पे नेगेटिव चार्ज है, यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर इसके पीछे अगर कोई चीज होती भी, अगर इस वाले सी एच और इसके अंदर सी एच ना होके यहाँ पे खाली हो गए, ठीक है ओके, अगर इसके साथ मैं इसका एच हटा के कोई चीज लगा देता, कोई कंजुगेशन लगा देता यहाँ पे ऐसे करके डबल बॉन्ड और सी प्रेजेंट होता, तो भी बेटा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट ना करके इसका पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा होता और ये रेजोनेंस में ऐसे चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज अगर ऐसा करके होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, एक बॉन्ड से एक ही चीज पार्टिसिपेट करेगी, और यहाँ पे इस केस के अंदर आपका डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई थी, नेगेटिव चार्ज ना रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट हम पहली तो बात नेगेटिव चार्ज को देखेंगे। तो एक चीज है इसके अंदर कि इसके अब आपको
हाइब्रिडाइजेशंस देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, पहला वाला नेगेटिव चार्ज बेटा कौन से हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन के ऊपर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस वाले का। क्या? sp sp, ठीक है। इस वाले कार्बन के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 sp2, ठीक है, इसके अंदर sp2। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp नहीं सर sp2 sp2, ठीक है, sp2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? sp sp की। तो ये दोनों तो जस्टिफाइड हो गए, ये दोनों जस्टिफाइड हो गए कि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे sp पे आ रहा है, sp कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका sp2 पे आ रहा है। तो sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव का जो है आपका ज्यादा स्टेबल है, sp2 के ऊपर कम स्टेबल है, तो वहां पे ये ऑर्डर आ गया। अब जो है डाउट आता है कि दोनों के दोनों जब sp2 है, दोनों के दोनों केसेस के अंदर जब sp2 है b और c के अंदर, तो फिर ये वाला आगे क्यों है और सी पीछे क्यों है? तो उसके अंदर क्या देखना है बेटा, आपने एक चीज तो देख ली कि आपने हाइब्रिडाइजेशन से ए और बी को तो देख लिया कि उनका क्या ऑर्डर आ जाएगा। अब जो है इनके स्ट्रक्चर्स को देखो, बी और सी जो है, बी में जो ये कार्बन है इसके ऊपर बेटा इधर से ये लग रहा है और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है माइनस आई लगेगा, दिस दिस एंड दिस। यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड बताऊं कि मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया है, डबल सिंगल और ये डबल, ठीक है। इसका जो ये कार्बन है इसके ऊपर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ से लग रहा है? एक तो ना इसका माइनस आई लग रहा होगा, इस ग्रुप का क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। माइनस आई इफेक्ट ये कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है। इसके अंदर इसका माइनस आई लग रहा है, इसके अंदर इसका माइनस आई लग रहा है, और जो यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है, इसके अंदर किसका माइनस आई लग रहा है? इसके अंदर बेटा इस वाले पार्ट का माइनस आई लग रहा है। ये माइनस आई क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ये sp2 कार्बन है, ठीक है, sp2 कार्बन है तो ये माइनस आई लगाएगा, ठीक है। इसने माइनस आई लगाया, यहाँ पे जो ये माइनस आई मिल रहा है, जितना ये माइनस आई मिल रहा है उतना तो बेटा इसी से यहाँ पे मिल रहा है इसको, यहाँ पे भी इतना ही माइनस आई मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा किसका ऐड हो रहा है? एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है बेटा इस वाले ग्रुप का। ये वाला जो ग्रुप है इधर वाला, इस वाले ग्रुप का एक्स्ट्रा माइनस आई मिल रहा है, एक्स्ट्रा माइनस आई मुझे इस वाले ग्रुप का मिल रहा है। तो इस वाले केस के अंदर बी के अंदर आपका बी में टोटल माइनस आई इज मोर, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने के लिए क्या चाहिए? माइनस आई। तो यहाँ पे बेटा टोटल माइनस आई ज्यादा है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में आपका ये वाला ग्रुप आएगा। क्या क्लियर है? हाँ जी, क्या क्लियर है? yes sir ठीक है। और अब जो है ये हो गया। एक और चीज है कि अब एक ऑर्डर लिख लेते हैं, उस ऑर्डर को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी माइनस, ये जो है ज्यादा स्टेबल होता है। किससे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा? ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है पीएच के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उसके बाद क्या जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। उसके बाद ऑब्वियसली ये वाली स्पीसीज आ रही होगी, इसके पास कोई माइनस आई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसके पास माइनस आई अवेलेबल नहीं है, और इसके पास क्या जाता है? CH3CH2 नेगेटिव। बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाला ग्रुप किसका है? ये प्लस आई का है, तो ये तो उल्टा इसको और अनस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए इस वाले केस का आपका स्टेबिलिटी और पीछे चला जाता है, ठीक है, इसका स्टेबिलिटी और पीछे चला गया। अगर आप इसके ऊपर दोनों साइड से ऐसा ही ग्रुप लगा दोगे, आप एक कार्बन आयन बनाओ जिसके अंदर CH3CH3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे दोनों साइड से प्लस आई मिल रहा है, ये और अनस्टेबल हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा कि अगर आप तीन साइड से आप CH3 ग्रुप्स लगा दो तो ये स्टेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है एक आपका यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है, तो यहाँ पे जगह छोड़ दी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ PHCH2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिर्फ
बिना विदाउट रेजोनेंस और इसके अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। स्टिल मैं इस वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा बता रहा हूं, उसका एक रीजन है, वो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए चार। व्हेन कंपेयरिंग नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, sp carbon will dominate resonance। sp carbon इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रास्टिकली हाई होती है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ड्रास्टिकली हायर देन sp2 एंड sp। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि इस चीज के रेजोनेंस को भी डोमिनेट करके ज्यादा स्टेबिलिटी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू नेगेटिव चार्ज को दे देता है। ठीक है, तो कई जगह पे एक्सेप्शन है, बेसिकली ये एक्सेप्शन, आप इसको या तो एक्सेप्शन की तरह याद रख लो कि ऐसा होता है, आप इसको याद रखें। लॉजिक मैंने बता दिया है, बाकी ये चीजें भी लिखी रहने दो। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, और द पॉइंट इज कि जैसा होता है पहले एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, फिर उसका लॉजिक बनाया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज फाइंड आउट की गई कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर ये पीएचआर है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बेटा sp2 कार्बन है, उसके बाद ये भी sp2 है, यहाँ पे sp2 के अंदर मोर माइनस आई है। ठीक है, उसके बाद का बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या क्लियर है बच्चों? सर ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, PHCH2 नेगेटिव, pH, this is what, this is my A, this is B, and beta this is C, pH C minus pH and pH, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी इक्वल क्वेश्चन मार्क, बोलिए। A इज मोस्ट स्टेबल, क्वेश्चन तो लिख लेने देते हैं, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठंडे दिमाग से सोच के। सर हाँ जी, सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया बी। ठीक है, फिर सर ए उसके बाद ए। ठीक है, क्या सब लोग इस ऑर्डर से एग्री करते हैं या किसी को डाउट है? सी मोर स्टेबल देन बी देन ए, बोलिए क्या सब लोग एग्री करते हैं या किसी को और कोई आंसर लगता है? वी आर ओपन टू सजेशंस। सर ये क्यों आएगा? ये ए लास्ट में क्यों आएगा? ठीक है ना, हाँ सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है बेटा, एक sp3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तीनों के अंदर sp3 पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई मामला है नहीं, तीनों के अंदर sp3 के ऊपर है। उसके बाद तीनों के अंदर बेटा रेजोनेंस है, तीनों के अंदर रेजोनेंस है। ठीक है, जब रेजोनेंस होता है, मैंने जो केसेस बताए उनके अलावा हर जगह क्या चीज लगती है, रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन से देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ऊपर की बातें सारी कोई भी इसके अंदर एप्लीकेबल हो नहीं रही है ऊपर वाले एक्सेप्शंस के अंदर से, तो यहाँ पे हम जनरल रूल लगाएंगे कि रेजोनेंस मोर देन हाइपर कंजुगेशन मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके अंदर रेजोनेंस लग रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस एक पीएच का लग रहा है। ठीक है, एक पीएच इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दे रहा है नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पे बेटा 2 पीएच, रेजो ऑफ 2 पीएच, यहाँ पे रेजोनेंस ऑफ 1 पीएच, और बेटा यहाँ पे रेजोनेंस ऑफ 3 पीएच। इसके अलावा इसके अंदर ऑब्वियसली पीएच की जो रिंग होती है वो माइनस आई भी लगा रही होगी, माइनस आई लगा रही होगी। यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 का माइनस आई है और इसका माइनस आई ऊपर वाले से जाता है, बट इट डजंट मैटर। जब हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है तो हम सिर्फ रेजोनेंस को कंपेयर करेंगे किसका रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस काफी डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। बिल्कुल, जो नया कह रहे हैं कि सर सी वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, तो क्या शैली समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा रेजोनेंस है तो इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इसको कहाँ कहाँ रेजोनेंस मिलेगा? इसको इस वाली रिंग में भी रेजोनेंस मिलेगा, इसको इस वाली रिंग में भी रेजोनेंस मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, यहाँ 3 रिंग में रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, तो तीनों के अंदर ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। सर सी में ज्यादा कैसे
बेटा 3 रिंग लगा रखी है मैंने पीएच की, ये यहाँ पे 3 पीएच की रिंग लगा रखी है, दिख रही है फिनाइल की। यस पीएच सर। क्या होता है, पीएच क्या होता है, बेंजीन की रिंग। ये वाली जो रिंग होती है दिस इज पीएच रिंग, ठीक है, इसको पीएच बोलते थे। अगर बेटा इसके ऊपर आपका कार्बन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट कर जाता है। अगर यहीं पे एक और पीएच की रिंग आ जाती है, एक और पीएच की रिंग आ जाती है, तो इसके अंदर भी रेजोनेंस करेगा, इसके अंदर भी रेजोनेंस करेगा, सबके अंदर बार बार घूमेगा, ठीक है। जितना ज्यादा रेजोनेंस के अंदर घूमेगा उतने ज्यादा उसके मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही लेस एक्चुअल चार्ज विल बी प्रेजेंट, लेस एक्चुअल नेगेटिव चार्ज, सबके अंदर जाके चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बेटा, इसके ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये वाला ऑर्थो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जब आप अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये जितने जितने मैंने ऑर्थो पैरा दिखाए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, ठीक है। तो जब आप हाइब्रिड बनाने जाओगे तो हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, हाइब्रिड के अंदर ऐसा 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 जो भी है, ठीक है, उसके अंदर जो है आप सबके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाओगे, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे दिखाओगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, रिंग नहीं बनेगी, अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे होंगे, ठीक है। तो और ऐसे करके, और यहाँ पे यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। इस वाले केस के अंदर आपका एक यूनिट यहाँ पे भी डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो इसको डेल 1 नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज अलग होगा। यहाँ पे आपका जो है 1 यूनिट चार्ज कितने कार्बन में चलाएगा, 3 3 6 10 कार्बन के अंदर डिवाइड होगा, जो है आपका हाइब्रिड आएगा। हाइब्रिड के अंदर तो एक तो यहाँ पे कितना एक्चुअल चार्ज बचेगा बेटा, 1/10 के अराउंड बचेगा। अगर मैं यहीं पे 2 रिंग लगाया होता, अगर मैंने 2 रिंग लगा रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे करके, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इस वाले केस के अंदर 1/7 के अराउंड नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी रिंग बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बढ़ता जाएगा। क्या क्लियर है शैली? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोनाइन की यही कहानी है, आगे यूज करेंगे अब इन चीजों को, ठीक है, ये स्टेबिलिटी वगैरह आगे यूज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में और बेसिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। बेटा रेडिकल्स की बात करें, रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा, रेडिकल जो होता है, रेडिकल होगा आपका, यहाँ पे आर लगा दो, आर का मतलब कार्बन के पीछे कुछ भी प्रेजेंट है, एक ये एच हो गया, और इसके बेटे एक ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके एक ऑर्बिटल के अंदर। बट इसका नेट चार्ज अगर देखने जाऊंगा तो इसके पास वाले इलेक्ट्रॉन्स गिनूंगा, ये और ये वाला तो इसके पास हो गए जो इसके ऑर्बिटल में एग्जैक्टली प्रेजेंट है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स नियर इट, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, ओरिजिनली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनली नियर टू इट, सो इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल तो ये है, लेकिन क्या ये स्टेबल है, इट इज नॉट स्टेबल बेटा, इट इज नॉट, बट इट इज न्यूट्रल but not stable, it is neutral but not stable because its octet, its octet is not complete, but इसका octet incomplete है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है और 2 यहाँ प्रेजेंट है, एक इसके इस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। इट हैज टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जिस चीज का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो अनस्टेबल होगी। तो ये किससे रेजोनेंस ये किससे स्टेबलाइजेशन लेगा बेटा, प्लस एम ग्रुप्स, एंड हाइपर कंजुगेशन होती है फ्री रेडिकल के अंदर, हाइपर कंजुगेशन से भी एंड प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई ग्रुप्स, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना, जो इसका डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ये जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट का क्या मतलब बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। क्या बेटा क्लियर है? फ्री रेडिकल्स की अगर कभी स्टेबिलिटी देखनी होगी एग्जैक्टली आप प्लस आई की तरह देखोगे, ठीक है, प्लस आई की तरह इसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है, प्लस एम के ग्रुप्स, प्लस एच सी के ग्रुप्स और प्लस आई ग्रुप्स, ये सारे के सारे इसको स्टेबलाइज करते हैं। क्या सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद बेटा एरोमेटिसिटी पढ़ाई मैंने आप लोगों को पहले? नो सर। ठीक है, चलो तो एरोमेटिसिटी की बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी, ठीक है बेटा, कंडीशंस लिखते हैं सबसे पहले, एरोमेटिसिटी की क्या क्या कंडीशंस होती है। फर्स्ट आ जाएगी फॉर
aromatic compounds. For aromatic compounds, structure must be प्लेनर. स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. उसके बाद प्लेनर एंड साइक्लिक. साइक्लिक भी होना चाहिए. ओके. एरोमेटिक होना चाहिए. अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक तो उसके लिए साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए. ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हैं कि प्लेनर का कैसे पता चलेगा बेटा? ईच एटम शुड बी, ईच एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज. अगर एक साइकिल के सारे एटम्स आपको sp2 हाइब्रिडाइज मिल जाए तो वो प्लेनर होगा. ठीक है. तो प्लेनर मिल जाएगा. ये आपकी एक कंडीशन हो गई. उसके बाद बेटा 2, कंजुगेशन. कंजुगेशन और delocalization must be present, must be present in whole ring. होल रिंग के अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. तो अगर यहीं पे मैं आपसे एक बात पूछूं कि इनमें से which ring has conjugation in whole ring, ए और बी. बोलिए किसके अंदर पूरे के पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट है? ये आपके 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन रिंग. ये 5 कार्बन रिंग है. सर बी. बी के अंदर. ठीक है. ओके. कोई है जिसको ए लग रहा हो या बी ना लग रहा हो? खुल के बताया करो, खुल के सामने आना है. हो सकता है वही सही बात हो. ठीक है. चलो. तो सॉल्यूशन या आंसर इसका ये है कि बी हैज कंजुगेशन इन होल रिंग. बी के अंदर पूरी की पूरी रिंग के अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट है. ठीक है. कैसे प्रेजेंट है कंजुगेशन बी के अंदर? देख लेते हैं. बेटा यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये बेटा यहाँ पे ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा. नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव. ओके. तो नेगेटिव चार्ज को अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे? ये यहाँ पे ना कि यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो बेटा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे करने की वजह से प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस. तो ये वाले प्लस माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, और बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज. तो इसके अंदर पूरे के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है. पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस आ गया. अगर मैं देखूंगा यहाँ पे अगर देखूंगा तो बेटा कैसे बना रखे मैंने बॉन्ड? 1 2. ठीक है. ऐसे बना रखा है. तो बेटा यहाँ पे पूरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ये बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, मुझे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये वाले जो कार्बन है इनका रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. तो पूरी रिंग के अंदर कोई कंजुगेशन नहीं है. यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे पूरी रिंग का पार्टिसिपेशन है. क्या समझ में आ रहा है कि बी के अंदर कैसे पूरे के अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट है? यस सर. ठीक है. इसका बेटा जो थर्ड रूल होता है, थर्ड थर्ड. ठीक है. थर्ड रूल जो आएगा इसका, थर्ड रूल ये है, मस्ट फॉलो Huckel's rule of aromaticity. Huckel's rule of aromaticity. ये क्या कहता है बेटा? द रूल. रूल कहता है द रूल. ठीक है. एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड will have 4n plus 2 electrons in delocalization. in delocalization. ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे डीलोकलाइजेशन के अंदर? 4n प्लस 2. ठीक है. तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे जो है आपकी शुरू हो जाएगी n इक्वल 1 से. अगर आप शुरू करोगे n इक्वल
1 से शुरू करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और n इक्वल 0 से कर सकते हैं, n इक्वल 0 होगा तो भी आपको पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस मिल जाएगा। n इक्वल 0 के केस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो आपको कंप्लीट रिंग के अंदर रेजोनेंस मिल सकता है, ठीक है। n इक्वल 1 के लिए बेटा आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा, n इक्वल 2 रखोगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, कितने लोग डीलोकलाइजेशन में, ये अगर आप काउंट करने जाओगे तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस किस किस का हो रहा है, यहाँ पे इन 3 बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स। एक पाई बॉन्ड से आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे रेजोनेंस में, बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 पाई बॉन्ड इक्वल 2 और इलेक्ट्रॉन्स इन 3 पाई बॉन्ड इक्वल 6, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब जितने लोग रेजोनेंस में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 6 डीलोकलाइजेशन इज 6 इक्वल 6। इस वाले एग्जांपल में बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन के अंदर है। 5 5, ठीक है। और बताओ एनीवन एल्स। 5 ही होगा। 5 हो गए। कौन कौन से, किस किस के 5 हो गए। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ज्यादा है। मैंने कभी ऐसा कहा कि नेगेटिव चार्ज देखे वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। एक होगा ना सर, नेगेटिव है, सिंगल 1। कोई जरूरी नहीं है। देखो इसका जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक जो है आपका H प्रेजेंट होगा, एक आपका H प्रेजेंट होगा, और एक ऑर्बिटल का मैंने दिखा रखा, एक ऑर्बिटल के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं इसके क्या क्या बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये कार्बन है आपका, एक H प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल होगा जहां पे कुछ प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। 2 इसके अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं अलग अलग कार्बन के साथ, यही तो है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जब आप इसके नियर इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे तो इसके नियर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर से प्रेजेंट है। टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आ रहा है, टोटल चार्जेस -1। इस वाले ऑर्बिटल के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होने चाहिए, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके देखोगे, आप उनको लिख के और फिर आप देखोगे टोटल चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाए। सर 2 2 होने चाहिए, बोलो 2 होने चाहिए कि नहीं। किसी को इस बात से डाउट है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नो सर ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसके अंदर यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको दिखाऊं कि अगर नेगेटिव चार्ज कभी शो कर रहे हो आप, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली आप इसको नेगेटिव का रेजोनेंस मानो कि लोन पेयर का रेजोनेंस मानो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा था, नेगेटिव पॉजिटिव करके बॉन्ड बनाना आसान होता है इसलिए नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है। बाकी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका नेगेटिव चार्ज दे रखा है उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो, आपको इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चेक करने पड़ते हैं। वो अलग बात है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप बिना देखे ही याद रहने लग जाएगा कि कार्बन की ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। तो इसके पास अब बोलो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 6 अब 6। 6 हो गए। डीलोकलाइजेशन इसके हो गए बेटा 6, ठीक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे बोलो सर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन, बिल्कुल, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, ये वाले कार्बन के 2 तो ये बॉन्ड बने हुए, एक इसका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और एक ऑर्बिटल के अंदर आप पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हो, तो एक ऑर्बिटल के कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। 3 के अंदर बेटा 1 2 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉन्ड पेयर, फ्रॉम बॉन्ड पेयर। टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर +1 है, टोटल चार्ज +1 है, तो इसका मतलब ये खाली रहा होगा, ये खाली रहा होगा, तो इसके ऊपर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, एक कम है उसकी वजह से 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल इसका खाली है, ये वाला ऑर्बिटल इसका खाली है, अरे ये ऑर्बिटल इसका खाली है और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं दे रहा है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में देगा, ठीक है। इसका जब रेजोनेंस दिखाएंगे तो बेटा कैसा बनेगा, इस वाले आयन के अंदर रेजोनेंस दिखाएं तो इसके अंदर रेजोनेंस, ठीक है, टोटल, अच्छा पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है, यस सर बस। तो इसका रेजोनेंस कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड बेटा ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, इन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव को आप लोग मिला दोगे, इन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव को मिला दे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये आ गया,
ठीक है, आपका पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे करके घुमाओगे, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव ले जाओगे, यहाँ पे आप नेगेटिव ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन के ऊपर रेजोनेट कर सकता है, पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया और दैट्स इट। तो आप अब किसी भी कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी बता सकते हो। ये तीन रूल्स फॉलो होने चाहिए। कार्बन आपका sp2 होना चाहिए और तो प्लेनर होगा, और आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और आपका हकल्स लॉ फॉलो होना चाहिए। तो उस केस के अंदर बेटा हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, इनके अंदर से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है? ठीक है, तो ए, इस वाले कंपाउंड का नाम बेटा पायरिडीन है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, फ्यूरेन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन और नाइट्रोजन लोन पेयर, इसको बोलते हैं बेटा पायरोल। किस किस के अंदर बेटा बताओ, हु इज एरोमेटिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ए, बी एंड सी, कौन कौन एरोमेटिक कंपाउंड है? सर एक नहीं है क्या है, कौन सा है? ए है? सर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। ये तो नहीं है, ठीक है। कभी लोन पेयर का रेजोनेंस सुना है? कोई एटम एग्जिस्ट करता है, उसके पास ऐसे करके डबल बॉन्ड हो, तो ये लोन पेयर यहाँ आ जाता है और ये ऐसे करके रेजोनेंस शो करता है। देख लेना, मतलब क्योंकि ए तो नहीं है बोल रहे हो, तो हो सकता है तुमने देखा हो कि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। वो sp3। हम्म, ओके, हाइब्रिडाइजेशन साइक्लिक, सर मुझे तो तीनों ही है। तीनों ही है। ठीक है, तो इसके अंदर ना एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मामला जरूर है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सर ए में नहीं, वो है एरोमेटिक है। एक्चुअली क्या होता है कि प्लेनैरिटी चेक करना अलग है, तो मैंने तुमको लिखा तो दिया कि sp2 देख लो और प्लेनैरिटी आ जाएगी। प्लेनैरिटी के लिए एक्चुअली पता है तुमको पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि इसके 5 अगर ये बेटा इसके 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है, तो इनके ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे करके बन रहे होंगे, इनके ट्राइगोनल प्लेनर जो है ऐसे करके बन रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि आपके ये वाला जो sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन इसी प्लेन के अंदर लाई कर जाए, प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए, प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए। बाकी सब क्या है, ये बाकी के सारे क्या है, sp2 है। ठीक है, ये सारे के सारे एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। इनके क्या बन रहे होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहे होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि इसके जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाले को, इसकी एक वैलेंसी मान लो मैंने खाली रख दी, ये वाला जो है बेटा मैंने यहीं पे एक और एटम रख दिया जो इसी प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर का होगा। ये sp2 है, ये वाला तो sp2 है, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा होगा, इसका एक एच यहाँ हो जाएगा, और ये ऐसे करके इसका ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा होगा इस वाले स्लिप में। क्या ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये वाला भी sp2 है। तो ये हो गया। इसके अंदर क्या है कि ये वाला कार्बन आपका यहाँ पे है, ये ऐसे करके एक ये, और यहाँ पे कहीं अपने एच के साथ ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा होगा। ये सारे के सारे एक प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं बेटा। इसका कहीं पे एक एच होगा, और ये जो है ये जिस भी एटम से जुड़ेगा वो चाहे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का हो, वो इसी ही प्लेन में लाई करेगा, वो इसी प्लेन में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है
ये sp2 ना होते हुए भी इसको इसी प्लेन के अंदर लाई करना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे कार्बन्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये अपना जो ये वाला बॉन्ड बनाएंगे इसके जिस भी एटम से बनाएंगे वो इन्हीं के प्लेन के अंदर लाई करेगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा? प्लेनैरिटी समझ में आ रही है? मुझे लगा था कि sp2 करने से काम चल जाएगा, बट कई जगह पे नॉन sp2 भी। क्या समझ में आ रहा है प्लेनैरिटी कैसे आएगी? यस सर। सर ठीक है, प्लेनैरिटी के लिए थोड़ा सा तुम्हें खुद भी चेक करना पड़ेगा कि हाँ सब जगह अगर sp2 होगा तो श्योरली, यहाँ पे लिख लो कि अगर सब जगह sp2 होगा तो श्योरली आपको प्लेनैरिटी मिलेगी, बट अदर केसेस में भी पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसे लिख लो इसको। each atom if each atom is if each atom is sp2 hybridized, then surely planar, but other cases also possible, other cases also possible। इसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, चेक ही करना पड़ता है, लेकिन चलो ये एक हो गया कि सब लोग अगर sp2 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा ही, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो प्लेनरिटी आएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सब लोग एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो ये प्लेनर है। बेटा ये वाला मॉलिक्यूल भी आपका प्लेनर है, दिस इज प्लेनर, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये भी इन्हीं के प्लेन के अंदर लाई करेगा। और ये वाला जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसके पास 1 2 3, इसके ऊपर पीछे एक H लगा हुआ होगा, अगर मेरा ये है तो नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना लिए, दो यहाँ पे है, इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 8 हो गए, इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और बेटा ये भी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 2, ये sp3 में है, लेकिन ये भी क्योंकि इसके बाकी के लोग sp2 में प्रेजेंट है ये इसी प्लेन के अंदर लाई कर जाएगा, ये ऑक्सीजन वाला ही केस है, ठीक है, sp2 एंड sp2, ठीक है। तो और इसके अलावा देखो कि हाँ मतलब रेजोनेंस और बाकी चीजों की एरोमेटिसिटी आएगी कि नहीं आएगी। नाइट्रोजन पायरोल होएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 और 2 6 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पे एक और लोन पेयर नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा पीछे, तो एक हाइड्रोजन होगा, लोन पेयर होगा तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा पायरोल। क्या इसके अंदर सबके अंदर आपको बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है? बोलो। यस सर। ठीक है, सबके अंदर आएगा। मुझे एक बात बता दो, ये पायरिडीन है, ये पायरिडीन है, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? यहाँ पे तो लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, क्या पायरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? किसी एक ने नो बोला है। यस सर, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बाकी लोग? हो जाएगा। जाएगा। बेटा एक एटम के ऊपर से एक ही चीज रेजोनेंस कर सकते हैं, अगर वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ना नेगेटिव चार्ज उसका रेजोनेंस कर पाएगा, ना पॉजिटिव चार्ज, और ना ही उसके लोन पेयर, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो लोन पेयर जाएगा कि डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जाएगा। तो यहाँ पे इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं अच्छा, अगर बेटा किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, अगर किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये वाला जैसे मान लो ये नाइट्रोजन, इसके पास यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इसका रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये अपना लोन पेयर ही रेजोनेंस में भेजेगा, ठीक है। इसका जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑन दिस एटम, ये इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो भी अगर पूरे में स्प्रेड हो जाता है तो उसके ऊपर एक्चुअल जहां पे दिख रहा है वहां पे कम हो जाएगा। ऐसे ही रेजोनेंस के अंदर जाने से लोन पेयर भी कम हो जाता है, जैसे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बेटा कम हो जाती है। पायरिडीन में ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा होगी? ठीक है, हु हैज विच नाइट्रोजन, अगर मैं इसे नाइट्रोजन ए कह दूं, नाइट्रोजन ए, और इसे कह दूं नाइट्रोजन बी, विच नाइट्रोजन हैज मोर availability of electrons?
कौन से नाइट्रोजन में ज्यादा सर है? बी में होगी, बी इज मोर अवेलेबल देन ए। अच्छा ठीक है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, मोर बेसिक, कौन सा नाइट्रोजन आपको ज्यादा बेसिक नेचर का मिलेगा? सर बी। बी। ठीक है, क्यों मिलेगा? अच्छा शुभम, आप बता रहे हो कि ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। बेटे ए के पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में चले गए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में चले गए, तो इसके पास कम अवेलेबल होंगे, सारे के सारे रेजोनेंस के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका जो लोन पेयर है, कोई भी चीज जो है आपकी रेजोनेंस में, अगर कोई भी चीज जा रही होती है, कहीं से अगर नेगेटिव चार्ज है, कहीं से अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, मान लो इतने के अंदर, तो ये बेटा यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, नेट नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है रेजोनेंस के अंदर, तो वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसका लोन पेयर की जो प्रेजेंस है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेटा, नीचे वाले ही नाइट्रोजन की ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ होने के लिए अभी पढ़ेंगे भी। बेसिक स्ट्रेंथ मैं बता देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to availability of इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों हो जाएगी? ये वाला नाइट्रोजन है, इसके पास बेसिक स्ट्रेंथ बेस क्या होगा? या तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा होगा, या फिर अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। दो ही डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, और एक डेफिनेशन क्या होती है? OH माइनस देना। तो OH माइनस अगर कोई पानी में दे रहा है तो वो भी ऑब्वियसली अपना इलेक्ट्रॉन्स OH माइनस के पास ज्यादा होते हैं, अवेलेबिलिटी होती है नेगेटिव चार्ज की, इसलिए वो बेसिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपली बाकी की सारी डेफिनेशंस को भूल जाए, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक के अंदर जब हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन जो ए वाला केस होगा, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। बी वाला जो है उसके ऊपर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो किसी वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, या किसी पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा। टेक्निकली देखे जाए तो पॉजिटिव चार्ज भी बेटा एक वैकेंट ऑर्बिटल ही होता है। तो बेसिकली बेस क्या कर रहे होते हैं? बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर पाएगा? जिसके पास ज्यादा अवेलेबल होंगे। तो ज्यादा अवेलेबिलिटी बेटा बी के केस के अंदर होगी, क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे नोट करके लिख दूं, pyridine is basic in nature, basic in nature because its lone pair is not participating in resonance, not participating in resonance। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इतना हो गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आप लोग पहचान लोगे। एक और चीज है बेटा, इफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज is responsible, if it is responsible for aromaticity, it gets highly stable। अगर बेटा कहीं पे पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एरोमेटिसिटी के लिए कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसको अगर बेटा मैं कंपेयर करूंगा इस चीज से, CH2 नेगेटिव, ठीक है, कंपेयर टू इज हाईली स्टेबल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मोर स्टेबल देन charges not responsible for aromaticity, not responsible for aromaticity। ठीक है, सिंपली जहां पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। किससे ज्यादा स्टेबल होगा? कंपेयर टू सम अदर प्लेस जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपका ज्यादा स्टेबल मिलेगा इससे, और ये ज्यादा स्टेबल मिलेगा इससे। ठीक है, अभी देखते हैं एरोमेटिसिटी के लिए स्टेबल रिस्पॉन्सिबल होने की क्या रीजन है। बेटा यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज ना हो, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ना हो, मैं इसको डाल दूं, तो क्या यहाँ पे एरोमेटिसिटी आएगी? नो सर। नहीं आएगी। ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? एरोमेटिसिटी आ रही है। जबकि ये अगर नेगेटिव चार्ज ना हो, ये वाला नेगेटिव चार्ज ना हो, तो क्या इसकी वजह क्या इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस बचेगा, ओ एरोमेटिसिटी बचेगा?
अगर ये नेगेटिव नो चार्ज सर। नहीं बचेगा, यस सर बचेगा, ये तो बेंजीन है। बेंजीन है ये, बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं आती। इसको इसके रेजोनेंस मिल जाता है, वो सही बात है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेटा इसकी एरोमेटिसिटी के लिए। जबकि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। अगर ये नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी नहीं होगी, इसलिए बेटा ये वाला जो है ज्यादा स्टेबल मिलेगा आपको, इंस्टेड ऑफ ए प्लेस जहां पे नेगेटिव चार्ज आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं। यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको सिर्फ रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस तो इसको भी मिल रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है ही, प्लस एरोमेटिसिटी का रीजन भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? क्या यस समझ? सर। ठीक है, और नीचे वाले केस के अंदर बेटा, अच्छा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा लेंगे, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। अगर ये ना होता तो यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं आती, लेकिन इसके होते ही एरोमेटिसिटी आ गई। जबकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना हो तो भी एरोमेटिसिटी तो रहेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी पीछे वाला जो पहला वाला है उससे कम होगी। क्या क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। उसके बाद आपका जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक टेबल बनवाई थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लोज चेन वगैरह बताए थे। क्लोज चेन के अंदर मैंने आपको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की बात की थी। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक को चेन अगर मैं दोबारा बनाऊं कि आपके क्लोज्ड चेन जो होते हैं, क्लोज्ड चेन, उनके अंदर बेटा आपको होमोसाइक्लिक मिल सकते हैं, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन मिल सकते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन मिल सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन मिल सकती है। हेटेरोसाइक्लिक के अंदर बेटा क्या हो सकता है आपके, क्या? एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक। हाँ वो अलग नेम्स है, दैट इज, मैं इनके सिर्फ ये बता देता हूँ नेम्स, एलिफेटिक वगैरह उस सब में अभी मैं नहीं पढ़ रहा कि ये बेटा सैचुरेटेड रिंग हो सकती है और ये अनसैचुरेटेड रिंग हो सकती है। शायद ऐसी टेबल बनाई होगी, एग्जैक्टली ऐसी ना हो मुझे नहीं पता। अनसैचुरेटेड के अंदर बेटा 3 कैटेगरीज पॉसिबल है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भी जो चीज पॉसिबल है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड के बेटा 3 पार्ट हो सकते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक क्या होता है, ऑल एटम्स ऑफ साइकिल ऑफ रिंग और साइकिल आर सेम। ठीक है, एग्जाम्पल कोई ऐसी रिंग हो, ठीक है, सब लोग कार्बन के, हो सकता है सारी की सारी अगर ऑक्सीजन की कोई रिंग बना दो तो वो भी होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन एटम इन द रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कम से कम एक एटम बेटा उस रिंग के अंदर अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या था हमारा, यहाँ पे जो मैंने फ्यूरेन बना के दिखाया था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, वो है क्या, हेटेरोसाइक्लिक आपका क्लोज्ड चेन है। ठीक है, इसके अंदर फिर 2 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक ये वाला है सिंपली। अब ये वाला कैसा है, ये वाला हेटेरोसाइक्लिक बेटा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, बोलो जल्दी से। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये वाला मेरा एग्जांपल हो गया अनसैचुरेटेड का, ये हो गया अनसैचुरेटेड। यहीं पे अगर सैचुरेटेड की बात की जाए, सैचुरेटेड कैसा हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, ये बस ये हो जाएगा सैचुरेटेड। और ये वाला कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे होमोसाइक्लिक के अंदर बेटा ये कैसी हो जाएगी, मेरी सैचुरेटेड रिंग हो जाएगी, और ये वाली कैसी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूं, अनसैचुरेटेड हो जाएगी। अब अनसैचुरेटेड के अंदर बेटा अलग अलग पार्ट पॉसिबल है, हो सकता है आपकी रिंग एरोमेटिक हो। एरोमेटिक की हम बात कर चुके हैं कि एरोमेटिक कब होगी, आपकी रिंग कब एरोमेटिक होगी, ये बात कर चुके हैं। अब मेरे को बात करनी है एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, सेम विल अप्लाई टू हेटेरोसाइक्लिक, सेम विल अप्लाई टू हेटेरोसाइक्लिक। बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंडीशंस क्या होती है बेटा इनके लिए, कंडीशंस होती है, ए कंडीशन, एक्चुअली ए एंड बी आर सेम एज एरोमेटिक। यानी कि ए क्या थी, ए थी बेटा साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड। बी क्या थी, डीलोकलाइजेशन इन
होल रिंग, ये दो तो एरोमेटिक वाली ही कंडीशन ये फॉलो करता है। इसकी बेटा सी जो कंडीशन होती है, इट विल हैव 4n इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन। वहां पे कितने होते हैं 4n+2, ठीक है। और यहाँ पे बेटा n की वैल्यू 0 से ना स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइजेशन में होना, 0 इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो 0 के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर हम 0n की वैल्यू रखेंगे तो 4n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो वो केस यहाँ पे नहीं बनता बेटा। यहाँ पे n की वैल्यू शुरू होती है 1 से, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, n=2, उस केस के अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे एंड सो ऑन। तो अगर आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखना हो तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसा दिख रहा होगा आपको, ये वाली एक रिंग ले लो, ये हो गया, और ये लो, ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है बताओ। देखो बेटा इसके अंदर ये बड़ा चार्ज ऐसे घूमेगा, ये आपके बॉन्ड कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मेरे पास इसके अंदर पूरे के अंदर रेजोनेंस अवेलेबल है, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सब लोग क्या है, सब लोग sp2 है, सब लोग sp2 है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। ए और बी कंडीशन आपकी पूरी हो गई, पूरे के अंदर रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है। और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन कितने हैं बोलो, 4 है, ठीक है। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइजेशन में ए बी कंडीशन आपकी पूरी है, तो ऐसा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहीं पे बेटा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये हो गया, ये बताओ ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, बोलो कैसा है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं जो डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसके अंदर ए और बी कंडीशंस भी सेटिस्फाइड है, तो बेटा ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर इसमें सर sp2 है। हाँ ये sp2 है ऑब्वियसली। कार्बोकटाइन जो होता है आपका, कार्बोकटाइन इज sp2, कार्बोकटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बो अनायन इज sp3, कार्बो अनायन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ओके तो कार्बोकटाइन, और जिसके अंदर आपका बेसिकली ऐसा ना हो कि आप डबल बॉन्ड और ऐसा करके कार्बोकटाइन बना रहे हो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, ठीक है। मैंने सिंपल बताया कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, तो ऐसा वाला कार्बोकटाइन CH2 पॉजिटिव, और ऐसा वाला कार्बोकटाइन कार्बो अनायन इसके पास क्या हो CH2 नेगेटिव, ये दोनों, ये वाला क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, और ये हो जाएगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एंटी एरोमेटिक। सर अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा ऑब्वियसली बेटा, एंटी एरोमेटिक होगा, n=2 एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब इसके बारे में एक बात लिखनी है बेटा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है, एंड डोंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन एग्जिस्ट ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे इनका क्या होगा, मान लीजिए बेटा आपके पास किसी कंटेनर के अंदर ये वाला कंपाउंड पड़ा था, ये वाला कंपाउंड पड़ा था एट -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। धीरे धीरे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज, थोड़ी देर बाद बेटा जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसको कैसा कंपाउंड मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे जब आप कंटेनर देखो उस कंटेनर के अंदर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा,
ठीक है, उस कंटेनर के अंदर आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, ये कंपाउंड मिलेगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। हुआ क्या है बेटा, देखो ये लोग क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो। बेटा एरोमेटिक की डेफिनेशन, बेटा डेफिनेशन जैसा मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है, मैंने कंडीशंस बता दी। कंडीशंस क्या होते हैं कि प्लेनर और साइक्लिक आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसके अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों को पता हो कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद ये जो कंपाउंड है बेटा, ये क्या करेगा, ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का कारण क्या है, इसकी एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये क्या कोशिश करेगा कि अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म कर दे। उसके लिए क्या करेगा बेटा, इसके पास एक और कंपाउंड आएगा, एक और कंपाउंड आया, ये ऐसा। तो ये लोग क्या करेंगे बेटा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो तब क्या होगा, उस केस के अंदर यहाँ पे इनके पास कोई एनर्जी तो अवेलेबल नहीं होगी। अगर तुम्हारा लीव क्यों हो रहा है, शायद किसी रीजन से लीव हो रहा है, अच्छा ठीक है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अगर लीव हो भी जाएगा तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लास्ट का सुन लेना, ठीक है। अगर बेटा टेम्परेचर बहुत कम हो गया, इनके पास कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक फिजन कर लेगा, होमोलिटिक फिजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये लोग भी होमोलिटिक फिजन कर लेंगे, एक इसके पास और एक इसके पास। अब देखोगे तो स्ट्रक्चर्स बेटा कैसे हैं, ये स्ट्रक्चर्स इस टाइम ऐसे हैं जब इन्होंने होमोलिटिक फिजन कर लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये क्या है, ये फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल दिखाओ आप यहाँ पे, इसका मतलब ये कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ पे ये वाले है, ये वाला है, यहाँ पे बेटा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लोग क्या करेंगे, ये आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा, और ऐसे करके बेटा ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पे, और ये, ठीक है, और बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड डाइमर। डाइमर है, दो कंपाउंड्स मिलके एक नया कंपाउंड बना लिए हैं, तो ये डाइमर बन जाता है। ये लोग आपस में बॉन्डिंग करके ऐसा बना लेते हैं। ऐसा करते बेटा एंटी एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, एंटी एरोमेटिसिटी is lost and these get stable, ठीक है। ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, ऐसे करके ये लोग स्टेबिलिटी गेन करेंगे। एक और बात, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं, यस सर। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज है कि मैंने देखो इस टेबल के अंदर क्या पढ़ा दिया, एरोमेटिक पढ़ा दिया, एंटी एरोमेटिक पढ़ा दिया, नॉन एरोमेटिक क्या होंगे, एनी क्लोज्ड any compound which is neither aromatic, which is neither aromatic nor anti-aromatic, nor anti-aromatic will be non-aromatic। अगर कोई ना ही एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक है तो बेटा वो वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है।